अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बेल वाली सब्जी लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। सॉइललेस मीडिया में नर्सरी की तैयारी पर जानकारी। अरहर की फसल में लगने वाले कीट एवं इनकी रोकथाम। बेल वाली सब्जियों की बात अगर करें तो इस मौसम में हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला आदि जिलों सहित अन्य जिलों के किसान इसकी खेती करके काफी लाभ कमाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लौकी, घिया, तोरई सहित बहुत सारी बेल वाली सब्जियां हैं। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि इन सब्जियों की खेती में बीज चुनाव से लेकर बुआई तक बहुत सी कमियां कर देते हैं किसान, जिससे उनको कम उपज और कम लाभ मिलता है। अतः इन सब्जियों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बीज चुनाव से लेकर बुआई तक के कार्यों में कौन कौन से बिंदुओं को अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर सीपी सिंह से। आजकल जो लगने वाली हैं सब्जियां जो बरसात के दिनों में लगाई जाती हैं, यानी कि ये हमको अब लगा करके जून जुलाई में जो हमारी सिफारिश है उसके लिए, जैसे बेल वाली सब्जियों में आप नीचे करके घिया जिसको बॉटल गार्ड कहते हैं, और तोरी जिसको आपको स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं। तो घिया की जो किस्में हैं पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं, हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित भी है और इसको लगाया जाता है किस्में के लिए। ये किस्में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे इस एरिया के लिए, चाहे वो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और जमुनानगर, और करीब करीब हमारी ये भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की निकाली हुई किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं। पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पूसा संदेश, और इसमें एक गोल घिया है पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी तो छोटी हो, कभी कभी देखें कि गोल गोल घिया छोटी छोटी मार्केट में आती है, इसकी भी बिजाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लेते हैं अब तोरी की भी देखें। तोरी की जो बिजाई है वो दो किस्में आमतौर पर चलती हैं, जिसको कहते हैं कि पूसा चिकनी तोरी और पूसा नसदार, दो किस्में हैं आमतौर पर। ये दोनों को दोनों भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की निकाली हुई है। जो किसान भाई इस समय बेल वाली सब्जियों की खेती करना चाह रहे हैं, वे बीज की बुआई से पूर्व इनके बीजों का उपचार 2 ग्राम कार्बोडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें, जिससे कि इनमें रोगों का प्रकोप कम होता है। अब बात करें यदि बुआई के समय लगने वाले बीज दर की, तो लौकी तथा तुरई के लिए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। बिजाई का तरीका है, आजकल बरसात के दिनों में एक फ्लैट रिज बना के, डौले बना करके, और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कम से कम घिया के लिए 2 मीटर की चौड़ाई रखें, और जो खाड़ बनावें वो 1 फीट चौड़ी हो, और उनके किनारे पर बिजाई की जाती है इनकी। और जो पौधे से पौधे की दूरी एक लाइन में जो पौधे के रखें, तो आजकल थोड़ा बढ़वार ज़्यादा 2 फीट 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट से लेके 2 फीट की तरह बीज से बीज की दूरी रखें। एक जगह 2 बीज लगावें, जो खुली खेत में 2 बीज लगावें, ताकि अगर जमने पर अगर ज़रूरत पड़े
तो एक निकाला भी जा सकता है। 2 बीज से कहीं नहीं गिरा तो गैप की भरपाई नहीं कर पाएंगे। स्पॉन्ज गार्ड करते हैं इसको, तोरी को। तो नस जो धारियाँ होती है, एक चिकनी तोरी जो आजकल मार्केट में आ रही है, इसकी भी बिजाई करके भरपूर। इसकी भी दूरी वही रखेंगे जो घिया के रखते हैं, 2 मीटर लाइन से लाइन की दूरी, और बीज से बीज की दूरी 1.5 से 2 फीट रखेंगे। तो और बिजाई का तरीका और खाद पानी की वही है जो घिया में हमने सिफारिश की है। 10 किलो आपका करीब शुद्ध, 20 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस, 10 किलो पोटास। पोटास की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये साथ साथ ये भी ध्यान रखें आजकल जो डॉल की लंबाई की ले, वो ये ध्यान रखें कि उसकी लंबाई हमेशा वो पूरब से पश्चिम की तरफ हो, और ताकि हवा चलती है तो प्लेटफार्म पर टिकी रहे। कई बार किसान बरसात से पहले सब्जियों की बुआई के समय कुछ सावधानियां नहीं बरतते, जिससे उनकी फसल या तो खराब हो जाती है या फिर फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता। तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब्जियों की बुआई की जाए जिससे कि स्वस्थ पौधे की प्राप्ति हो, साथ ही अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो, आइए जानते हैं। कोई भी सब्जी डॉल पर ही लगावें, मेड़ बना के रखें। इससे कई तरह के फायदे हैं। एक तो आपको कम पानी में की बचत होगी, वीडिंग होगी, निराई गुड़ाई में सुविधा होगी, सुपरविजन में सुविधा होगी। जो प्लेटफार्म हमारा पटरी बनेगी, और जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक पटरी से दूसरी की 2 मीटर की चौड़ाई हो तो बेल उस पर फैलेगी। और अगर सूखा होगा तो खास करके बरसात के दिनों में देखा गया है कि निराई गुड़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अननेसेसरी अगर हम प्लेन, कुछ किसान भाई सीधी बिजाई कर देते हैं, डॉल नहीं बनाते, तो खरपतवार में जो वीडिंग होइंग का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसान भाइयों, अक्सर आपकी सब्जी वर्गीय फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप हो जाता है, जिससे कि आपकी फसल खराब हो जाती है, जिसके कारण इन फसलों से उत्पादन की कम प्राप्ति होती है। तो बेल वाली सब्जियों में कौन से कीट एवं रोग का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए, आइए जानते हैं। थोड़ी थोड़ी समस्या आती है इसमें इंसेक्ट की, कीड़े मकोड़े की, ताकि कभी कभी पत्तियां छलनी सी हो जाती है, तो कभी कभी किसान भी चिंतित हो, कभी पौधा 2 पत्ती जमने के बाद भी वो काट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी नुकसान होता है। तो ये अगर ये देख लें कि थोड़ा बहुत मेलाथियान या साइथियान एक दवा आती है, और अगर उसका स्प्रे कर देंगे, 2 पत्ती जो निकलती है झूठी, इसके बाद 2 पत्ती सच्ची पत्तियां निकलती है रोएदार, उस समय थोड़ा सा बचानी है। वो गर्भ होते नीचे से वो इंसेक्ट होते काट देते हैं। पौधा दिन में अच्छा भला दिखता है, दूसरे दिन देखो तो गिरा हुआ मिलता है। और 60 दिन के बाद, 60-65 दिन के बाद आपके फल बाजार में आ जाएंगे। आजकल उन्नत किस्म की सब्जियों के बीज काफी महंगे होते हैं। ऐसे में एक भी बीज अगर खराब हुआ तो किसानों को नुकसान होता है। बहुत से किसान आज भी सब्जी की नर्सरी खुले में तैयार करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बीजों का जमाव सही नहीं हो पाता। वहीं पौधे में भूमि जनित रोगों का भी प्रकोप होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन आप सॉइललेस मीडिया में तकनीक से सब्जियों की नर्सरी उगाते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के पौध तैयार करके अधिक उपज ली जा सकती है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंदा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर तलविंदर शेरगिल। देखिए, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। यहाँ जो आप इस सेंटर को देख रहे हो, इस सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये एक गवर्नमेंट सेंटर है जहाँ पे हम फार्मरों को सुविधा देते हैं कि यहाँ पे आके वो अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। जो इस पौध का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो ये है कि फार्मर अपना बीज लेके आता है और मैं इसको यहाँ पे 1 रुपये पे कॉस्ट पे 1 रुपया एक पौधे पे मैं उसको तैयार करके देता हूँ, जिसके लिए मैं 40 दिन का वक्त लेता हूँ। तो किसान भाई अगर मेरे पास आते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे हम पौध तैयार करते हैं वो बहुत गुड क्वालिटी की हम पौध यहाँ पे तैयार करते हैं, उच्च स्तर की। उच्च स्तर में कहने का मतलब ये है कि एक तो हम ये पहले बिना मिट्टी की खाद का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बिना मिट्टी खाद का प्रयोग ये है कि उसमें मिट्टी नहीं होती, हम नारियल के बुरादे में वो चीज़ तैयार करते हैं, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि मिट्टी से ही बीमारी आती है, जिसको हम सॉइल बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। तो इसीलिए हमने
उसको यूज़ ही नहीं करते, हम नारियल के बुरादे को यूज़ करते हैं। नारियल का बुरादा है जो, वो उसमें अपनी ख़ास विशेषता ये है कि वो उसमें गुड एब्जॉर्बेंट पावर होती है। वो बहुत अच्छी तरह हर चीज़ सोखता है, पानी भी और खाद भी, और जितना पौधे को चाहिए उसके बाद वो ड्रेनेज कर देता है, नीचे को निकाल देता है। क्योंकि हमें पता है कि इसको पानी की ज़रूरत है, पर अगर ज़्यादा पानी भी दे दिया तो भी नुकसान है। इसलिए हम इस नारियल के बुरादे को यूज़ करते हैं, जिसका नाम कोकोपीट है। किसान भाइयों, आइए आपको इस विधि से नर्सरी तैयार करने के लाभ के बारे में बताते हैं। कोकोपीट में पौध तैयार करने पर भूमि में तैयार की गई नर्सरी की अपेक्षा बीजों का अंकुरण अधिक होता है तथा इस विधि से तैयार नर्सरी की पौध में भूमि जनित रोग नहीं होता, क्योंकि इसको तैयार करने में जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसमें मिट्टी नहीं होती एवं पौध की जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है तथा प्रत्येक बीज के अंकुर ठीक से विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है, क्योंकि स्वस्थ पौध ही आपकी फसल की बेहतर स्थापना और पौधों के विकास को सुनिश्चित करता है। आइए अब जानते हैं कि इस विधि से पौध किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। अगर किसान भाई अपने घर में पनीरी तैयार करते हैं, आजकल आपको पता है हाइब्रिड सीड बहुत महंगे हो चुके हैं, तो अगर आप घर में तैयार कर रहे हो, अगर आपके पास 100 बीज हैं, अगर आपने वो चीज़ घर में तैयार की बेड बना के, तो उसमें से तकरीबन आपके 60 से 70% आपके निकलेंगे। कहने का मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ 60 ही आपके बीज निकलेंगे। पर अगर आप मेरे पास ये चीज़ तैयार करते हैं तो मैं आपको 100 में से 90 वो चीज़ तैयार करके दे दूंगा। तो अगर आपने देखा महंगा बीज है, अगर वो ज़्यादा निकला तो आपकी पोटेंशियल यहीं से शुरू होगी और आगे जाके वो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा ही। और दूसरा, इसकी विशेषता, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। ये जो सीडलिंग तैयार होती है ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में तैयार होती है, जिसको हम हाईटेक ग्रीन हाउस बोलते हैं। यहाँ पे जो वातावरण है बिल्कुल हम अकॉर्डिंग टू द सीडलिंग सेट करते हैं, पौध के जितना उसको चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, जितना इनको चाहिए हम उतना ही टेम्परेचर इसको देते हैं। इसके लिए हमारे पास जो पीछे है सेलुलोज पैड लगा रखे हैं हमने, जहाँ से पानी चलता रहता है, और इस तरफ हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है जो कि हवा को बाहर निकाल देते हैं। इस माध्यम से हम इसका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम कर देते हैं। इसी प्रकार ये फिर जैसे आईसीयू में बच्चों को ट्रीट करते हैं, इसी प्रकार हम इन बच्चों को ट्रीट करते हैं। और दूसरा, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, ये चारों तरफ से बंद है, तो कोई इंसेक्ट पेस्ट जो भी कीटानाशक होगा अंदर नहीं आएगा। और अगर अंदर नहीं आया तो इसमें कम केमिकल यूज़ होंगे और कम कीटानाशक कम यूज़ होंगे, तो आपकी सीडलिंग बिल्कुल हेल्दी रहेगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आप मेरे पास से ये चीज़ तैयार करवा रहे हैं तो बाहर के कंपैरिजन से आपको 5 गुना ज़्यादा यील्ड मिलेगी अगर आप यहाँ से सीडलिंग तैयार करवा रहे हैं। और कि मैं यहाँ से 40 दिन में पौध तैयार लेता हूँ और आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों से पहले अर्ली आ सकते हैं, तो आप दूसरे ओपन खेत के जो फार्मर हैं उनसे आप 1 महीना आगे हो गए। और 1 महीना आगे होने का मतलब है कि आपकी जो मंडी में जो आपकी फसल है वो 1 महीना लोगों से पहले आ गई, तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बाजार में अरहर की दाल के दाम आसमान छू रहे हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत से किसान इस मौसम में अरहर की खेती कर रहे हैं। लेकिन इस फसल के सफल उत्पादन में कई हानिकारक कीट बाधा पहुंचाते हैं, जिनका बुआई के समय से नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। पर ऐसा देखा गया है कि किसान इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते और जब कीटों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है तब जल्दबाजी में कोई भी रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए अरहर की फसल में कौन कौन से हानिकारक कीट लगते हैं और इनकी रोकथाम आप किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद से। आज आप लोग को दलहनी फसलों जो अभी आप बरसात के मौसम जो प्रारंभ हुआ है लगाने जा रहे हैं,
को बुआई करते हैं उसमें जर्मिनेशन या अंकुरन होता है या जब पत्तियां निकलती है तो कीड़े का आक्रमण होता है। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। और यहाँ हमारा वहाँ दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास करके जो भी ऊपरी टांड में लगाते हैं, जैसे अभी का मौसम में तो अरहर में देखा गया है कि दीमक का प्रकोप होता है। किसान भाइयों, अभी अरहर की फसल में रस चूसक कीट, जेसिड, फुदका आदि का प्रकोप है, जो कि पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। साथ मोज़ेक जैसे भयंकर रोग वाहक कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में से दूसरा कीट है पत्ती लपेटक। ये कीट कोमल पत्तियों को आपस में लपेट देता है तथा अंदर ही अंदर पत्तियों को खाता रहता है। अरहर का तीसरा प्रमुख कीट है फल छेदक कीट। जब पौधों में फलियां बनने लगती हैं, तब इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये फलियों में छेद कर दानों को खा लेता है। इस प्रकार ये कीट फसल को हानि पहुंचाते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं अरहर की फसल में इनके नियंत्रण की। चूँकि दीमक मिट्टी में रहता है और अगर बीच में बारिश नहीं हुआ तो बीज को भी खाता है और जैसे ही अंकुरन होता है तो अंकुरन को भी वो नुकसान करता है। इसीलिए सबसे पहला काम जो है, अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाता है और बहुत से कीड़े मकोड़े या उसका पिल्लू जो है ऊपर में आ जाता है, जिसको देखते होंगे कि हल के पीछे या ट्रैक्टर के पीछे पंछी लोग वो पीछे पिल्लू को चुन करके खाते हैं। खरपतवार, डंठल, खुटियाँ को आप जमा करके नष्ट कर दें। तो प्रारंभिक अवस्था में ये हम लोग खेती करने के दरमियान ही कर लेते हैं। उसके बाद किसान भाई को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीज, अच्छा किस्म का बीज लें। बीज से कोई समझौता नहीं करें आप। समय से पहले फसल की बुआई करनी चाहिए, जिसमें हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो। जैसे अगेती अरहर की बुआई जून महीने के दूसरे सप्ताह तथा ये पिछेती अरहर की बुआई जुलाई के दूसरे सप्ताह में कर देनी चाहिए। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4 से 2 बोनी चाहिए, जिससे उकठा और सूत्रकृमि का प्रकोप कम होता है। ज्वार में डंठल चिड़ियों के बैठने के डंडे के रूप में काम आते हैं, जिन पर बैठकर वो कीटों को खाती हैं। इसके साथ ज्वार की कटाई के बाद दवा छिड़काव के लिए उपयुक्त रास्ता बन जाता है। सिंचाई एवं रासायनिक खाद का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अधिक घनी फसल पर कीट प्रकोप अधिक होता है, अतः संतुति से अधिक बीज नहीं बोने चाहिए। रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु खेत में जगह जगह पर पीले चिपचिपे प्रपंचों को लगाएं। 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। साथ ही खेतों में 10 से 12 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कीट रोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अगर 1 एकड़ का खेती किए हैं तो कम से कम 15 जगह पौधे को देखभाल कीजिए। पत्तियों को लटिए, नज़दीक से देखिए। अगर भुआ पिल्लू दिखाई पड़े या कीड़े का पिल्लू दिखाई पड़े या पत्तियां उजला हो गया, खाया हुआ दिखाई पड़े, तो आप ये दवा जो है आपका भुआ पिल्लू के लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसका नाम है डाइक्लोरभॉस। 1 लीटर पानी में करीब करीब 1 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं। और एक बात और किसान भाई है, कोई भी रासायनिक दवा का घोल बनाते हैं आप, तो जितना लीटर पानी हो उतना ग्राम सर्फ उसमें मिला दें और सर्फ मिलाने के बाद छिड़काव करेंगे तो जो दवा है, कीटनाशक है, उसके एक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। अगेती अरहर में कीट नियंत्रण के लिए 3 से 4 बार छिड़काव करना आवश्यक है। पहला, रस चूसक कीटों के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई समस्या आती है तो जरूरत के अनुसार ही रासायनिक कीटनाशक का व्यवहार करेंगे।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रेषित मौसम के अनुसार कृषि सलाह निम्न है। भारी बारिश होने की संभावना है। वर्षा का पानी सब्जियों, मक्का व दालों के खेतों में खड़ा न होने दें। साथ ही निकासी का प्रबंध करें। जिन किसान भाइयों की धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई है, तो तैयार खेतों में धान की रुपाई शुरू करें। धान की खेत की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी संग्रहित हो सके। धान की पौधशाला को ब्लास्ट तथा भूरा धब्बा रोग की निगरानी करते रहें तथा लक्षण दिखाई देने पर कार्बेडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। अगर धान की सीधी बिजाई करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर 3 लीटर को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। सोयाबीन, रागी, मूंग व कुल्थी की बिजाई कर सकते हैं। आजकल मौसम भंडारण के दानों में घून आदि की लगने की संभावना है। उपचार के लिए सल्फास को गीले कपड़े में बांधकर भंडारित अनाज में रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई मेड़ पर करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल पम्पकिन, भ्रीग तथा बीटल की रोकथाम हेतु डाइक्लोरवाश 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तथा फल मक्खी के रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। उपचार के लिए रोगार्ड 2 मिलीलीटर दवा 10 ग्राम चीनी या गुड़ प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों व भिंडी आदि में नत्रजन की दूसरी मात्रा को डाल दें। टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च तथा बैगन की फसल में निराई गुड़ाई करें। बैगन तथा टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से बचाव के लिए स्पिनोसैट कीटनाशक 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। फूल गोभी की नर्सरी लगाने का समय है तथा तैयार नर्सरी का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। अरबी, कचालू आदि फसलों में मल्च का प्रयोग करें तथा निराई गुड़ाई करें। भिंडी, बैगन, फरास बीन व कद्दू वर्गीय सब्जियों में कई बार पत्तियों को काटने वाले कीट का प्रकोप हो जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान कीटनाशक का प्रयोग करें। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जलखेड़ी, जिला कुरुक्षेत्र के कृषक रामलाल सिंह ने। यह बरसात के मौसम में गन्ना की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामलाल सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गन्ने के अंदर अगर आपने इसको गिरने से बचाना है और इसको अच्छी पैदावार और भी अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको इसके अंदर मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अच्छी बढ़वार होगी और बाद में आपका गन्ना गिर गया तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, क्योंकि गन्ना बहुत हाइट लेता है और इसकी ऊंचाई बहुत होती है। अन्य फसलों की अलावा इसकी जो गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय अपने राज्य में मानसून आ गया है और इस समय गन्ने की फसल में कुछ आवश्यक कार्य जैसे इस पर मिट्टी चढ़ाना, निकास नालियों का निर्माण करना तथा गन्ने की बधाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इस समय इन कार्यों को नहीं किया गया तो भारी मात्रा में होने वाली बारिश तथा तेज हवा के चलने से आपकी फसल गिर जाती है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता में काफी हद तक कमी आ जाती है। मिट्टी चढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि एक तो देखिए आपके सबसे पहले जो खरपतवार हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा पौधों को सांस लेने के लिए अच्छा वातावरण मिल जाता है। पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको सांस लेने के लिए अच्छा वातावरण मिल जाता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व हैं जो बीच में पड़े रहते हैं वो जड़ों के पास आ जाते हैं। जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो बीच में नालियाँ बन जाती हैं।
नालियों से क्या होगा, एक तो जो मिट्टी हम उसके पास रखेंगे, पौधों के साथ रखेंगे, वो उसको सहारा देंगी, उसको गिरने नहीं देंगी। और वो जब भी कभी आंधी तूफान कुछ आएगा, अगर वो मिट्टी जड़ों के पास है तो वो उससे गन्ना गिरेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी निकालने के लिए अगर आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई तो सारा खेत में पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा। अगर आपने मिट्टी चढ़ा दी तो बीच में नालियाँ बन जाएंगी। उन नालियों को एक मेन नाली से जोड़कर आप आराम से खेत का पानी निकाल सकते हैं। जुलाई का फर्स्ट वीक में अभी जिन भाइयों ने, किसान भाइयों ने अभी पूरी आखिरी खाद नहीं डाली है यूरिया की, तो वो इसमें अपनी आखिरी खाद डाल। तो दूसरी बात है बंधाई की। बंधाई बहुत ज़रूरी है। जब अगर आपकी पैदावार बढ़िया होगी और गन्ना आपका पूरा अच्छा फुटाव हो गया और उसके बाद अगर वो गिर जाता है तो गिरने से देखिए गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो सबसे पहले आपकी जो चीनी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, रस की मात्रा कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी आंखें हैं, गिरते ही गन्ने की आंखें हैं वो सारी फूट जाती हैं और सीड के लिए या बीज के लिए जो हम रखना चाहते हैं बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जैसे ही गन्ना नीचे गिरेगा, एक दूसरे के ऊपर गन्ना ऊपर गिर जाएगा तो नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो नीचे दब जाएंगी और उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो काफ़ी पौधों में कम हो जाती है और उससे पैदावार पे पूरा फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत सारे कीड़े हैं गन्ने के अंदर जो गिरने से लग जाते हैं तो वो पूरा नुकसान करेंगे और वो चीनी की मात्रा को, पैदावार को भी नुकसान करेंगे। बंधाई के लिए हम 2 बार सिफारिश करते हैं। एक क्या होता है कि सितंबर में और अभी अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में बहुत बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं और इस गन्ने की वो जो हाइट है बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा गिरने के चांसेस अन्य फसलों में केवल गन्ने के ही चांसेस ज़्यादा हैं और अगर ये गिर गया तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बंधाई बहुत ज़रूरी है। एक बंधाई हम कहते हैं अभी अगस्त में कीजिए, वो आपने लाइनों के एक ही लाइन के अंदर करनी है, एक ही लाइन में बंधाई करनी है। और दूसरी बंधाई हम सितंबर में कहते हैं। सितंबर में आपने 2 लाइनों को आपस में बांधना है, एक उधर से एक उधर से। तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी फसल को, खासकर मूडी फसल को आप बचाने के लिए आपको अच्छी पैदावार हो, गिरे ना, और गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप अभी जुलाई के पहले हफ्ते में आप मिट्टी जरूर चढ़ाइए और एक अगस्त में एक बंधाई करिए और सितंबर के महीने में आप एक बंधाई और करिए ताकि आपकी फसल सीधी खड़ी रहे और उसमें कोई नुकसान ना हो। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं में गर्भकाल के समय किए जाने वाले प्रबंधन, ग्वार की अच्छी पैदावार के लिए कैसे करें व्यवस्थापन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।